पहलगाम मामला क्या है? पहलगाम मामला है कि कश्मीर एक पर्यटन स्थल है और जब से कश्मीर में 370 धारा हटी है उसके बाद से कश्मीर को दोबारा से पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास जारी था और पिछले 6 सालों में खूब सारे पर्यटक वहां पे आ रहे थे और उस मौसम का क्या करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। डल झील में घूमते हैं, शिकारों पे घूमते हैं, वहां के जो हसीन वादियां जिसको बोलते हैं उसको देखते हैं। और हम सब का सपना होता है कि हम कभी कश्मीर चले। कश्मीर का मतलब होता है भारत का स्वर्ग, हेवन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना था, या हेवन स्टेट ऑफ इंडिया जिसको हम स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। भारत का इतना सुंदर जगह है। कई लोग जाते हैं शादी के बाद वहां पे घूमने जाते हैं, कई लोग ऐसे ही जाते हैं घूमने। ऐसे ही कई परिवार घूमने गए हुए थे पहलगाम में। सडनली सेना के भेष में, सेना के वर्दी में कुछ आतंकवादी आए और उनसे पूछा नाम क्या है। नाम पूछने के बाद गोलियां मारी गई, जिसमें एक नया दंपत्ति जिसका विवाह 8 दिन पहले ही हुआ था उसकी भी हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति को बोला गया कि आप कलमा पढ़ो, उसने कलमा नहीं पढ़ा तो उसकी हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति ने कलमा पढ़ दिया, हिंदू व्यक्ति, जब कलमा पढ़ दिया उसको छोड़ दिया गया। इस प्रकार से जो घटनाएं घटी हैं, इस घटना को लेकर के देश में खूब उबाल है। इस घटना को लेकर देश में 2 विचारधाराएं बन रही है। आप सोशल मीडिया पर विचारधारा देखोगे तो पहला विचारधारा यह बन रहा है कि कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों पूछ करके गोलियां मारी जा रही है? आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी, आप मुसलमान हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। एक विचारधारा यह प्रकट हुआ। दूसरा विचारधारा यह प्रकट हो रहा है कि पाकिस्तान चाहता है भारत में अलगाववाद पैदा करे, जिसके लिए इस प्रकार का घटना आतंकवादियों द्वारा कराया गया। 2 धड़े के लोग हैं, 2 धड़े लोग आपस में चीजों को बात कर रहे हैं। हमारा काम है सच्चाई को फाउंड करना, इसमें सच क्या है। तो पहला सच बता दूं कि आतंकवाद जो होता है, आतंकवाद किसी धर्म के भेष में नहीं आता। आतंकवादी का काम है सीधा किसी की हत्या करना, किसी को मार देना और चुपचाप चले जाना। लेकिन अभी भारत में जो कलकत्ता में देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, उसी को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी ऑफिसर हैं उनका बयान आया था, धार्मिक बयान था। धार्मिक बयान क्या था कि जो हिंदू हैं उन हिंदुओं से हम अलग हैं। इस बयान के 2 दिन बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मतलब सिंपल से आप समझ सकते हैं, जिस बात को हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं, प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि भारत एक कैसा कंट्री होगा, पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री होगा। इस सेकुलर कंट्री के अंदर खाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। हम उसमें एक चीज और प्रस्तावना में पढ़ते हैं, अखंडता की बात करते ना, इंटीग्रिटी की बात करते हैं ना। तो भारत के अखंडता, इंटीग्रिटी है कहां? जो विभिन्न धर्म के लोग हैं जो मिलकर के रहते हैं, होली में साथ में होली मनाएं, ईद में साथ में ईद मनाएं, उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है। उस घटना को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री आए, अपने कैबिनेट की बैठक की, जो सुरक्षा पर जो उनका टीम है पूरा करने के बाद, अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ डिसीजन यहां पे लिए। वो डिसीजन आपको काम आने वाले, क्योंकि सारे डिसीजन ऐसे हैं ना जो पाकिस्तान की दशा बदल कर रख देगी। पाकिस्तान की दशा बदल सकती है, पाकिस्तान की सूरत बदल सकती है। और सोचो किसी राष्ट्र की सूरत बदल जाए, वो राष्ट्र बदसूरत हो जाए तो कैसा दिखेगा। ये डिसीजन यही है। जरूरत नहीं है कि सिर्फ बम फेंको या जाकर एयर स्ट्राइक कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। कई ऐसी चीजें अहम होती है ना धरातल पर कि आप वो काम कर दो, देश बर्बाद हो जाएगा। तो जो लोग मरे हैं सबसे पहले उनके प्रति संवेदना है, आप सबको होगा, हमें भी होगा, क्योंकि वो कौन थे? भारतीय थे। उन भारतीयों को मार दिया गया। इसमें एक भारतीय बोकारो के व्यक्ति, उन्होंने इसको बहुत अच्छा बताया कि जो घटनाएं हुई हैं, जो लोग मारे गए, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। पुलिस तत्काल एक्शन ली और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेकर उसको जेल में डाल दिया। तो सबसे अपील आप लोग से यही है, दुनिया में कोई भी घटना हो और घटना भारत के विरोध में अगर होता हो ना, उसके ऊपर कभी भी अपना कमेंट नहीं देना है। जब हमारे देश की इंसल्ट हो, हमारे देश के ऊपर वार हो रहा हो,
उस पर हम बयान देंगे। हम बयान देंगे तो क्या है, ये हमारी बदसूरती को दिखा रहा है। चेहरा भी कितना खूबसूरत क्यों ना हो जाए, दिमाग क्या है, दिमाग गंदा है। दुनिया के कई देशों ने इस घटना के ऊपर बात किया, इस घटना के ऊपर बातों को रखा। देखिएगा पेपर कैसे सारी चीजों का, आतंकियों का पिक्चर डाला गया है, किस प्रकार से ये सारी चीजें दी जा रही है। इसमें भी कुछ चीजों को उठाऊंगा जो बात करूंगा मैं, टोटल पूरे पेपर में क्या क्या चीजें हैं सब पे बात करने वाला हूं। इसमें सबसे पहला चीज से समझिएगा, दुनिया इसके बारे में क्या बोल रही है। दुनिया में हम ज्यादा दुनिया को नहीं देखते, हम देखना चाहते हैं कि अमेरिका ने क्या बोला, हम देखना चाहते हैं रसिया ने क्या बोला, हम देखना चाहते हैं इजराइल ने क्या बोला, चाइना ने क्या बोला। इतना देख करके हमें संतुष्टि मिलती है। अमेरिका हमारे फेवर में बात किया, इजराइल ने हमारे सपोर्ट की बात की, रसिया ने हमारे सपोर्ट की बात की, चाइना ने भी इसे आतंकवादी घटना अंजाम दिया और इसको बहुत निंदा किया। चाइना, टर्की ने भी पहली बार भारत के पक्ष में कुछ बोला है। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि यहाँ पे बैठक हो रही है भारत के बीच में, मोदी जी वापस आ गए हैं, ये मामला बहुत बड़ा है, उसने भी अपने सारे टैंक, सारे जहाज बॉर्डर के पास शिफ्ट करना शुरू कर दिया कि पगला प्रधानमंत्री है, कभी भी घुस जाएगा आर्मी लेकर के। अरे है पगला, और ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है कि घुस जाओ। जब कोई दूसरा देश हमारे लोगों को मार दे, पहले भी तो बम फटे हैं, और बम फटता है तो बम हिंदू मुसलमान को देखता नहीं है, सब मरते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, जाओ घुस जाओ, जाके मार के आ जाओ, सिंपल सा। लेकिन इस बार इन्होंने बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा, मारेंगे वैसे नहीं। हो सकता है आगे फ्यूचर में घुस के मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, मार दे तो अच्छी बात है, मारो लोग को, ये लोग मरने के लिए ही। एक ऐसा देश जो बर्बाद देश है, जिसके पास कटोरा हाथ में है, जिसके पास खाने पीने को चीजें नहीं है, वो भारत को बस परेशान करने का काम कर रहा। तो देखिएगा इसमें खबर में, देखिएगा एक कटिंग मैंने यहां से लिया, प्रभात खबर का पेपर आया हुआ था यहाँ पे, उसी का कटिंग है कि भारत ने इस घटना के बाद से बहुत सारी चीजों पे काम किया है। यह है आपका दैनिक भास्कर का, ग्रुप में कल की इन्होंने भेजा था, अपने ही किसी विद्यार्थी ने भेजा था, बस उसी को मैंने उठा के डाल दिया। और इसी पे पूरा का पूरा क्लास हमारा है। ये जो मीटिंग हुई है यहाँ पे, इस मीटिंग में साफ साफ कुछ डिसीजन हुए हैं। उन डिसीजन में सबसे बड़ा है सिंधु ट्रीटी, सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। आज हम समझेंगे सिंधु जल समझौता क्या है। पहले भी प्रश्न सिंधु जल समझौता से सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे सिंधु जल समझौता को मैंने अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है नोट्स में, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने फैसला लिया, अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया जाए, जो कल इस कैबिनेट ने बैठक लिया है, फैसला लिया बैठक में, किसको बंद करना है, अटारी बॉर्डर को। इसको समझेंगे। सार्क वीजा जो पाकिस्तान के लोगों को मिलता था, अब उस वीजा के जरिए पाकिस्तानी लोगों का भारत में एंट्री नहीं होगा। तो हम समझेंगे सार्क वीजा क्या होता है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हम समझेंगे दूतावास को बंद कर दिया गया, और साथ ही पाकिस्तानी को यहां से जाने के लिए बोला गया जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है, और ये भी है पाकिस्तानियों के सारे वीजा को रद्द कर दिया गया। इन सबको समझेंगे। अभी तक हम क्या देख रहे हैं न्यूज में, रील्स में हमला हुआ, कोई रो रहा है, एक पिक्चर आ रहा है, एक महिला बैठी हुई, अभी तक यही देख रहे हैं ना। लेकिन इंटरनल ज्ञान कितनों को है इन सब का? जीरो। उन्हीं व्यक्तियों को ज्ञान होगा जो व्यक्ति पढ़ने का या पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी पे आज हमें चर्चा करना है और इसका सारा असर देखेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए दैनिक भास्कर ने क्या छापा है। दैनिक भास्कर, पाक से सिंधु जल समझौता को रोका, वीजा बंद, इसने भी यही छापा। साथ में यहां देखिएगा 35 सालों में पहली बार पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बंद। जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंकवादी घटना के बाद बंद नहीं होता था, पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने। तो जम्मू कश्मीर के लोगों में आबादी किसकी है ज्यादा? मुस्लिम परिवारों की है। मुस्लिम परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बंद किया इस घटना के समर्थन में। और कुछ लोग फेसबुक पे और ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, घटना को क्या बता रहे हैं कि एक आतंक का एक चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकी कोई भी फेस लेकर नहीं आ सकता। आतंकी का चेहरा सिर्फ बम फोड़ना है, गोली मारना है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता। आप देखिए कुछ लोग खालिस्तान बनाने के चक्कर में बम फोड़ देते हैं, तो क्या आतंकवाद का कोई चेहरा है? कुछ लोग अलग कारण से बम फोड़ दे रहे हैं। पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं वार हो रहा है, आप आतंकवाद का चेहरा नहीं बना सकते। बार बार बताता हूं। देखिएगा यहाँ पे
हमें जो पढ़ना है उस पर बात करते हैं। हमें पढ़ना है सिंधु जल संधि यानी सिंधु ट्रीटी के ऊपर। सिंधु ट्रीटी है क्या? कोई बता सकता है क्लास में सिंधु ट्रीटी क्या? कोई बताइए। सामने लिखा हुआ है, नहीं बता सकते? चलिए बोलिए। चलिए सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे, ये सिंधु जल समझौते की बात की जा रही है ना, किसी एक नदी को लेकर ये बातें है ही नहीं। और 1960 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ वार्ता किया और इसके ऊपर बातें हुई। दुश्मनी तो थी आपस में, तो बातें तब होगी ना जब कोई मीडिएटर होगा, और मीडिएटर आके क्या करेगा? बात कराएगा। तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है ना, यहाँ पे मीडिएटर का काम किया। उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को एक डील साइन करवाया, जिसका उद्देश्य था सिंधु प्रणाली के जल का शांतिपूर्ण वितरण तरीके से। विश्व में यह माना जाता है कि नदी किसी देश का नहीं है, नदी जिस देश से गुजरेगी नदी उसका पार्ट है, और नदी को, जल को आप रोक नहीं सकते, ये विश्व में माना जाता है। क्योंकि हमारी बाउंड्री क्या, भौगोलिक क्षेत्र आपस में सटे हुए। कल पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और ये जो नदियां बह रही थी सिंधु, ये भारत में बह रही थी। आज उसका कुछ हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान और इस हिस्से को पहले समझ लीजिए कि है क्या, फिर अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे कुछ नदियों का पिक्चर डाला गया, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये जो हिस्सा हम बात कर रहे हैं ना, ये हिस्सा है पाकिस्तान का, जो मैं यहाँ पे पीला कर दे रहा हूं। ये कौन सा हिस्सा है? ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और हमारा हिंदुस्तान इधर पे। ये जो क्षेत्र है भौगोलिक रूप से ढाल इस ओर है, पश्चिम की ओर ढाल। तो नदियां जो भी इधर से निकलेगी ढाल होकर के पश्चिम की ओर जाएगी, और जाकर के पाकिस्तान बहते हुए यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ी नदी जो है ना, इसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु, और सिंधु नदी निकलती है आसपास इस जगह से। सिंधु नदी निकली, ये मानसरोवर झील के आसपास से सिंधु नदी निकलते हुए भारत बहते हुए ये कहां चली जाती है? कहां चली गई? पाकिस्तान। अब भारत से ही निकलने वाली कई नदियां, जिसमें झेलम है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ये जाकर के लास्ट में किसमें मिल जाती है? सिंधु में। तो कहा जाता है सप्त सिंधु। क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु, 7 नदियों का मिश्रण। आप देखिएगा ये नदियां जहां जहां से बह करके जा रही है ना, ये क्षेत्र काफी क्या है ना, ये क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ये सब पूरा उपजाऊ क्षेत्र है, चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का क्षेत्र हो, उपजाऊ है। इस क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छी होती है। पंजाब देख लो, पंजाब में बहुत शानदार गेहूं होता है। आज पाकिस्तान के किसान क्या है, सॉरी, पंजाब के किसान क्या है? संपन्न किसान है। क्यों संपन्न है? ड्यू टू रिवर, क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए, और पानी उनको नदियों से मिल जा रहा है। ये 7 नदियां, ये 7 नदियां कहां जा रही है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का ये क्षेत्र काफी उपजाऊ हो जाता है, काफी उपजाऊ। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के सामने, दुनिया के सामने, यूएनओ के सामने बात रखी थी कि अगर नदी का पानी हमें मिलेगा तो हमारे किसान अच्छे से खेती कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चलेगी। और हिंदुस्तान हमारा बड़ा भाई है, बोलने के लिए बोल लेता है उस समय, हमारा बड़ा भाई है, थोड़ा सा नदी का पानी इससे दिला दीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री जो थे, बड़े दयालु प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी। बोला कल तक तो मेरा ही पार्ट था ना, ये लोग तो हमारे ही थे ना, एक काम करो, एक डील साइन कर लो, जितना पानी की जरूरत है उसके अनुसार डील बनाएंगे, और बाकी पानी उसको भी देंगे। तो डील में ही हुआ 1960 में कि जो नदियां हैं, उन नदियों में से कुछ नदियों का जल पाकिस्तान यूज में करेगा 80%, और कुछ नदियों का जल 80% कौन इस्तेमाल करेगा? भारत करेगा। इसी डील को बोला जाता है सिंधु जल समझौता, यानी सिंधु जो ट्रीटी है वाटर, यही बोला जाता है। और जब फैसला हो गया, इसके बाद भी बात भारत में उठने लगी कि आखिर भारत का जल पाकिस्तान को क्यों देना है।
जिस प्रकार से चाइना ब्रह्मपुत्र नदी को रोकने के लिए डैम बना रहा है, हम क्यों नहीं बड़े डैम का निर्माण कर सके? तो हमने पहले, हम आदर्शवादी देश है, हमने अगर बोल दिया भाई आरिफ तुम्हारे साथ हमारा ये डील रहेगा, तो आरिफ के साथ हमारा वही डील रहेगा, हम उसको तोड़ेंगे तो फिर हमारा जो न्याय का तरीका है वो गलत होगा। जब पिछली बार भारत पे अटैक हुए थे, पुलवामा अटैक के पास ये बात उठा था कि आप सिंधु जल समझौता को तोड़ दो, यही मौका है, और तोड़ करके उस देश को बता दो कि तुम आतंक फैलाओगे तो तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करने का मतलब समझ रहे हैं? इस क्षेत्र का जो भी कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, जो लोग पानी पी रहे हैं, मवेशी जो जिंदा है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो थोड़े से भोजन आ जा रहे हैं ना कहीं से, वो भोजन समाप्त हो जाएगा। ये कैसा डिसीजन है? ये तो बहुत हार्ड डिसीजन है, लोगों का पानी तक बंद करने का डिसीजन है। लेकिन जब लोगों का पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान का अकल क्या आएगा, ठिकाने आएगा। और भारत के प्रधानमंत्री की टीम ने अगर डिसीजन लिया है तो डिसीजन सही लिया होगा। हम एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते क्या सोचेंगे? अगर प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया तो देश के फेवर में लिया। कब तक भारत की भूमि लाल रंग से सनी जाए? कब तक कोई ऐसा कपल जो 8 दिन पहले विवाह किया, आज घूमने गया, उसकी हत्या कर दिया जाए? उसमें उसकी क्या गलती थी? नेवी ऑफिसर वहां घूमने गया है, उसकी हत्या कर दिया जाए? ये सोचो कि वहां पे उन 26 में अगर हमारे परिवार का कोई लोग होता जिनकी हत्या की गई है, हमारे परिवार का कोई लोग होता, तो क्या हम इस डिसीजन का स्वीकार नहीं करते? तो समझना है, भारत एक परिवार है, परिवार का किसी व्यक्ति को आतंकवादी मार के जाए मतलब हमारे परिवार के व्यक्ति को मार के गया। और इस तरह से हमें किसी भी डिसीजन में भारत का जो भी हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसको सपोर्ट करना हमारा बनता। और भारत के लगभग सभी लोग इस पे सपोर्ट में है। कश्मीर के लोग सपोर्ट में, कश्मीर में ऐतिहासिक बंद दिखाए ना, कश्मीर के लोग सपोर्ट में है कि नहीं ये गलत हुआ, होना भी नहीं चाहिए था। बताइए, जब सेना दोबारा उनके पास गई ना उनके मदद के लिए, तो महिलाएं डर रही है सेना से, भारत की सेना से, नहीं नहीं मत मारिए मत मारिए। क्यों डर रही थी? क्योंकि जो पहले मार के गए वो भी सेना के भेष में थे, और अब ओरिजिनल सेना आई है उससे भी उनको डर लग रहा है। क्या खतरनाक स्थिति थी। इस तरीके से कोई मारा जाए, कितना खतरनाक स्थिति है। तो भारत ने जो सिंधु जल समझौता तोड़ा, समझ में? सिंधु जल समझौता क्या है? भारत के उत्तर दिशा से नदियां इधर से निकलती है उत्तर पूर्व से, और सब बहते हुए कहां जाती है? पाकिस्तान की ओर। इसमें 5 प्रमुख नदियां हैं। इन 5 प्रमुख नदियां का बंटवारा किया गया था कि पाकिस्तान को कितना जल मिलेगा और हिंदुस्तान को कितना जल मिलेगा, इसी के आधार पर काम किया जा रहा था। तो देखिएगा, इसके कुछ डिटेल्स हैं। 6 प्रमुख नदियां हैं इसके साथ, यानी सप्त सिंधु, सिंधु को लेकर कितनी नदियां हैं? 7। इसके साथ 6 नदियां हैं। इन 6 नदियों के जल का डिवीजन किया गया है, और डिवीजन करके चीजों को किया जा रहा है। देखिएगा, अब पाकिस्तान इन नदियों के जल का इस्तेमाल क्या कर रहा था? वो भी कृषि के लिए कर रहा था, भारत भी कर रहा, सिंचाई के लिए कर रहा, पन बिजली उत्पादन कर रहा, बिना जल भंडारण मसू योजनाएं, बगलिहार डैम और चिनाब नदी पर किशन परियोजना। अभी हाल के दिनों में भारत ने 2 परियोजनाएं बनाने का प्रयास किया। एक परियोजना बन रहा है बगलिहार डैम, जो किस नदी पे है? चिनाब पर। और एक है किशन गंगा पर परियोजना है, और झेलम के सहायक नदी है वो। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है जिस पर हम एक परियोजना बना रहे हैं। पाकिस्तान बार बार जा रहा है कहां पे? यूएनओ में, देखिए सर मेरा पानी रोकने का प्रयास कर रहा। तो भारत ने बोला मैं बड़ा डैम नहीं बना रहा हूं, जितना पानी मैंने वादा किया था उतना पानी तुमको दूंगा। लेकिन क्या हुआ, जिस समय हमने ट्रीटी किया 60 के दशक में, उस समय जितनी हमें वाटर की जरूरत थी, अभी उससे ज्यादा वाटर की जरूरत है। जब नेचुरल रिसोर्सेज भारत से होकर गुजर रही है तो कोई भी देश क्या करेगा? उस रिसोर्स पे कब्जा करने का प्रयास करेगा। तो भारत भी चाह रहा था कि हम ये काम कर ले, लेकिन अभी हम रुके हुए थे। ये मौका पाकिस्तान ने खुद दे दिया। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष दोनों के तरफ से एक आयोग का गठन हुआ है। वो आयोग आता है, जांच करता है कितना जल छोड़ रहे हैं, कितना जल नहीं छोड़ रहे। बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि जल कैसे छोड़ता है? डैम बना दिए, मैथन डैम गए घूमने, जितना जल चाहेंगे उतना छोड़ देंगे। उसके जो मुहाने होते मुहानों को खोल करके उतना जल छोड़ देंगे अगला को। हम लोग मैथन
से जल छोड़ते हैं ना बंगाल के लिए, छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? सेम आगे में एक और डैम है, कौन सा है? पंचेत, वहां से भी हम लोग जल छोड़ते हैं बंगाल के लिए। उसी प्रकार हम लोग डैम बना करके उसको भी जल देते हैं और हमें जितनी जरूरत है जल को रखते हैं। ये सारे डिसीजन हुआ है, उसके लिए एक आयोग है। आयोग क्या करता है? एक आयोग जल का मॉनिटरिंग करता है और हर साल ये मॉनिटरिंग होते रहता है। देखिएगा, इतना नहीं देखना, हमें समझना है सिंधु जल पे अब क्या होगा। भारत ने सीधा बोल दिया द एंड, रिलेशन द एंड। कैसे? हमने आपको बोला था सिंधु नदी का जल आप ले लो 80%, और जो बाकी नदियां हैं उसमें 2-3 नदियां उधर 80% और बाकी नदियों का जल हमारे पास 80% हमने कर लिया। अच्छा, ये मूर्खता नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंधु नदी भारत से बहते हुए पाकिस्तान जा रही है, हम 80% जल किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को। क्या मूर्खता नहीं है? अगर हम चाहें उन पे डैम बना करके पन बिजली योजना ला करके खूब बिजली पैदा कर सकते हैं, अपने देश में कई नहर निकाल सकते हैं, नहर को राजस्थान तक भेज सकते हैं। जो नहर आज हमारा राजस्थान सूखा पड़ा हुआ पानी की कमी से, पानी भेज सकते हैं। लेकिन मानवता की दृष्टि क्या बोलता है? मानवता क्या बोलता है? जल सबको दो। हमने जल दिया, अब पाकिस्तान पूरी तरह से क्या होने वाला है? पाकिस्तान यहाँ पे सूखा सहेगा। कैसे सूखा सहेगा? पाकिस्तान की खेती बर्बाद हो जाएगी। बहुत लोग खुश हैं, अब गए हो पाकिस्तान। अभी इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा इसको लेकर के, क्योंकि क्या था, ये एक समझौता था ना, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था यूएनओ के अंदर। अब यूएनओ का प्रेशर आएगा तो भारत तो सीधा बोलेगा। वो जब गोली मार के जा रहा है, बम फेंके जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? बोलेगा नहीं बोलेगा? तो भारत के पास यही मौका था सिंधु जल समझौता को तोड़ने का, और मैं दिल से चाहता था सिंधु जल समझौता टूटे। भारत के वो किसान जो कश्मीर में हैं, भारत के वो किसान जो पंजाब में हैं, उनको जल नहीं मिल रहा। जल किसको मिल रहा? पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान को जल दिया जाए? देखिएगा, मायने बहुत निकलते हैं किसी भी चीज के। एक हत्या हुआ, मतलब एक हमला हुआ, उस हमले के कितने मायने निकल रहे हैं। कैसे हम देखिए, हमारे इस पे भी बात उठ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। ये चप्पल जूता पहन करके जाकर के जो फूल चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर भी बातें उठ रही है। ये किसी हमारे होम मिनिस्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपके कैबिनेट ने, लेकिन पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को लेकर के पूरे भारत में भी बातें उठ रही है। हम लोग किसी का मैयत में जाते हैं और फूल चढ़ाने जाते हैं तो पहले जूता चप्पल खोल देते हैं। इतना तो लिहाज है हमारे अंदर। लेकिन भारत के जो होम मिनिस्टर हैं वो चले गए चप्पल में। अब शायद इनको, गुजराती जी को नॉलेज नहीं होगा इस बारे में, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो पहला चीज यही था, सिंधु जल समझौता को तोड़ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा ना पीटी में, सिंधु जल समझौता किस वर्ष लागू हुआ? टोटल नदियां कितनी है उसमें? 7 नदियां हैं। सिंधु समेत कितनी नदियां हैं? तो 6 नदियां हैं। 6 नदियों का नाम क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और, चलिए 6 नदियां। और 6 नदियां सब कहां से निकलती है? लगभग भारत से। हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि झेलम कहां से निकलती है। ज्योग्राफी में देखेंगे झेलम कहां से निकलती है, और झेलम भारत पाकिस्तान का क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। वो नदी बहते हुए झेलम चला जाता पाकिस्तान में। एक मूवी थी, मूवी का नाम था हीना, बहुत पुराना मूवी है। उसमें ऋषि कपूर गिर जाता है नदी में और चला जाता है पाकिस्तान, हीना उसको पहुंचाती है इंडिया। कोई देखा है मूवी? देखे हैं? चलिए, तो मूवी में दिखाया है झेलम नदी को। सोचिए, यानी आप झेलम में गिरोगे तो कहां जाओगे? पाकिस्तान। सिंधु में गिरोगे तो कहां जाओगे? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में वीजा नहीं दे रहा तो डायरेक्ट घुस जाओ नदी में और नदी के सहारे पाकिस्तान चले जाओ। जो आतंकवादी घटना को सपोर्ट करते हैं उनको डायरेक्ट फेंक दो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उसको डाल दो उसी नदी में, आप पाकिस्तान बताएगा। पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र है ना, जो बंटवारे के बाद जहां से जो मुसलमान गए थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, उनको एक शब्द दिया था, उसका नाम था मुहाजिर। मुहाजिर का मतलब होता है कि हम सुपीरियर मुसलमान हैं और तुम निम्न मुसलमान हो, तुम्हारा यहां नहीं चलेगा, पाकिस्तान में तुम तरक्की नहीं कर सकते, पाकिस्तान में तुमको कोई काम नहीं मिलेगा।
लास्ट में कई जो लोग वहां पाकिस्तान गए थे, भारत ने दिया था टाइम कि इतने टाइम में जाकर वापस भी आ जाओगे तो तुम भारत के नागरिक कहलाओगे। तो कई हजार परिवार पाकिस्तान जाने के बाद वापस फिर भारत में आए हैं। यह है भारत। भारत हिंदू मुसलमान नहीं करता, पाकिस्तान करता। तभी तो पाकिस्तान भारत में उन्माद भड़काने का कोशिश कर रहा। दूसरा टॉपिक देखिएगा, जो दूसरा टॉपिक हमारा इसमें है वो है अटारी बॉर्डर। एक पिक्चर अटारी बॉर्डर का देख लीजिएगा, शायद ऐसा पिक्चर आप लोग देखे होंगे, पैर उठा उठा के रखता है वो लोग, देखे ना। ये बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर, एक तरफ इसका हिंदुस्तान का बॉर्डर है। बीच में यहाँ पे लोग आते हैं, अपना कर्तव्य लोग दिखाते हैं, चले जाते हैं। एक मूवी आई थी अभी हाल में, मूवी का नाम था डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मूवी में दिखाया गया है बॉर्डर को, लेकिन वहां पर बोला गया बाघा बॉर्डर। क्या बोला गया? बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर का मतलब समझिएगा, जिस बॉर्डर को हम अटारी बोलते हैं पाकिस्तान उसी बॉर्डर को बाघा बॉर्डर बोलता है। बस इतना ही फर्क है। बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर में ज्यादा फर्क नहीं है। इसका लोकेशन समझिएगा, लोकेशन कहां लोकेटेड है? पंजाब के अमृतसर में। इधर अमृतसर जिला है, उधर लाहौर जिला है। कौन सा जिला है? लाहौर। और पाकिस्तान से किसी को आना जाना है भारत से, तो हम लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए। ये पार करके आए तो इंडिया आ गया, ये पार करके गए तो पाकिस्तान चले गए। और भारत ने इसको परमानेंट बंद करने का आदेश दे दिया। अब यहां से कोई आना जाना नहीं होगा। हम अगर व्यापार का कोई सामान मंगाते थे, कहां से मंगा रहे थे? इस बॉर्डर से। व्यापार का कोई सामान भेजे तो कहां भेजते? इस बॉर्डर से। मतलब लोग भी जाएंगे, व्यापार भी होगा। एक तो व्यापार इसी तरह से बंद ही था, कुछ आंशिक व्यापार चल रहे थे पाकिस्तान के साथ, अब वो भी व्यापार कंप्लीट क्लोज कर दिया गया। अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया। अटारी बॉर्डर को बंद करने का निर्देश देने से क्या आ रहा है, इससे क्या मतलब निकल रहा है? तो सोचे हैं क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जो थोड़ा बहुत बिजनेस हमारी तरफ से हो रहा था ना, देखिए अटारी एक आधुनिक सीमा पार व्यापार और आवर्जन केंद्र है। मतलब एक व्यापारिक रास्ता भी है और आने जाने का रास्ता भी है, एक पाथ है जाने का। यहां से पासपोर्ट, वीजा नियंत्रण, ट्रक और कंटेनर आदि, गोदाम आदि सब सप्लाई होता है। आपको वीजा चाहिए, कुछ चाहिए, उसका सारा प्रोसेस कहां चल रहा था? इसी अटारी बॉर्डर से हम करके दे रहे थे। देखिएगा, ये जो अटारी में एक रेलवे स्टेशन है, अटारी में क्या एक रेलवे स्टेशन है, ये भारत का उस साइड में अंतिम रेलवे स्टेशन है। अटारी एक रेलवे स्टेशन भी है। अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? भारत का अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ अंतिम रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अटारी है। तो अटारी है जहां पहले समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती थी। एक ट्रेन था जिसका नाम क्या था? समझौता एक्सप्रेस। मतलब हमारे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ट्रेन आपके यहाँ जाएगा और एक ट्रेन यहाँ पे आएगा। आपने एक मूवी देखा होगा, मूवी में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान में जो मूवी की शुरुआत हुई, एक छोटी सी बच्ची एक ट्रेन में बैठ करके वो आती है। वो कौन सा ट्रेन है? तो पाकिस्तान से आया, तो किस रास्ते से आया? अगर पाकिस्तान के लाहौर से ट्रेन निकली और सबसे पहले भारत में प्रवेश की, तो भारत में किस स्टेशन पे आएगी? अटारी। अटारी कहां पे है? पंजाब के अमृतसर में है। तो यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस आती थी और जाती थी, यात्री का आना जाना होता था। मतलब समझौता एक्सप्रेस भी पहले भी बंद कर दिया गया। एक बार हमने बस सेवा शुरू की थी कश्मीर से लेकर के लाहौर तक। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद गए थे, अटल जी, बस में बैठ करके। लेकिन हमें परिणाम में क्या मिला था? कारगिल वार। हमारे देश में कुछ आतंकवादी घुस गए, पहाड़ों पे बैठ गए, हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे वहां पे। तो यहाँ पे उसको भी बंद कर दिया गया। और यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे पर्यटक आते हैं सिर्फ देखने के लिए, परेड। पाकिस्तान का जो परेड होता है, भारत का जो परेड होता है, उसको देखने के लिए आते हैं। अब ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होगी, ये सारी चीजें बंद कर दी गई। तो वाघा बॉर्डर बंद करना, देखिएगा, पूरी तरफ से बंद कर दिया गया। वीजा आगमन सब कुछ स्थगित कर दिया गया। वीजा भी नहीं देंगे किसी को, वीजा पे बात करेंगे। एक घटना और देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, सार्क वीजा। सार्क के बारे में कौन कौन जानता है? आप जानते हैं? और कोई जानता है सार्क? नहीं जानते। सुन लीजिएगा सार्क क्या है। सार्क कोई मछली नहीं है। यहाँ पे पहला चीज, मन में आ रहा था ना मछली, आ रहा था आपके मन में? देखिए क्या सोच रही थी वेदिका, सार्क क्या है? क्रोकोडाइल। देखिए सार्क, यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क एक संगठन है
इस संगठन में साउथ एशिया के देश शामिल है, सब मिलकर के एक संगठन बनाया है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ये सब मिलकर के एक संगठन बनाए हैं कि हम लोग को कभी बात करना होगा तो साल में एक बार मीटिंग करके मंच पे मिल लेंगे कि भैया हम लोग पड़ोसी हैं, तू मैं नहीं करना, मिलकर के रहना। एक संगठन बना दिया। भारत ने इस संगठन के लिए एक ऐलान किया था कि जो भी सार्क के मेंबर हैं उनके लिए मैं एक सार्क वीजा दूंगा, सार्क वीजा दूंगा, जो सार्क वीजा लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको पाकिस्तान जाना होगा ना, तो वीजा लेने में इतनी परेशानी होगी, इतनी परेशानी होगी कि आपका जान चला जाएगा, वीजा नहीं मिलेगा। किसी को भारत आना होगा तो वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई बीमारी संबंधी समस्या के लिए भारत का वीजा लोगों को मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल आना, किसी प्रेस को आना है, किसी व्यक्ति को आना है, तो वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दुश्मन देश में जाना, क्यों जा रहे हो? हम लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग घूमने जाएंगे पाकिस्तान? मैंने तो नहीं सोचा। कश्मीर जा रहे हैं लोग घूमने तो मर जा रहे हैं, पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तान जाएंगे तो क्या होगा? याद कर लीजिए फिर से डिप्लोमेट मूवी। पाकिस्तान गई थी एक लड़की, नूर बेटी थी उसकी, उसको छोड़कर पाकिस्तान गई थी। ओरिजिनल कहानी पे है वो, वहां पे कब्जे में ले लिया उसको, और पूरी मूवी उसी पे है। और भारत का जो हाई कमिश्नर था उस समय उसको लाने का पूरा प्रयास किया, उसको ला दिया। तो पाकिस्तान तो जाना हम लोग सोचते ही नहीं कि हम लोग को पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान जाना है तो नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले सार्क वीजा की शुरुआत किस वर्ष हुई? मैं पीटी पे फोकस करा रहा हूं। सबसे पहले किस वर्ष सार्क वीजा की शुरुआत हुई? 1992। अब देखिएगा सार्क वीजा किसको दिया जा रहा है, कुछ देशों को देख लीजिए जिसको सार्क वीजा दिया जा रहा है। सार्क वीजा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूं। सार्क वीजा उन लोगों को मिलेगा जैसे कोई डिप्लोमेट है, भारत आना है, तुरंत वीजा रेडी। वहां का कोई पत्रकार है, भारत में कोई कवरेज करना चाहता है, उसको मिल जाएगा। कोई लीगल अधिकारी है, कोई आईएएस आईपीएस है, भारत घूमना चाहता है, उसको सार्क वीजा मिल जाएगा। तो सार्क वीजा मिलने का मतलब है सबको नहीं, उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सार्क वीजा नहीं मिलेगा। सार्क वीजा उस देश के कोई बड़े पद पे हैं, कोई लीडर हैं, उनको भारत आना तो सार्क वीजा के तहत आ सकते हैं। मतलब हमने रास्ता खोल के रखा था, सार्क वीजा लो, अटारी बॉर्डर से आ जाओ। समझ रहे हैं बात? सार्क वीजा लो, अटारी बॉर्डर से भारत आ जाओ। अब हमने अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया, सार्क वीजा भी बंद कर दिया। मतलब वहां का कोई इंडस्ट्री का, जैसे यहाँ पे कई लोग आते हैं वहां से, पाकिस्तान इंडस्ट्री से, गाना गाते हैं, फिल्म में भूमिका करते हैं, करते थे ना, वो किस वीजा पे आते थे? सार्क वीजा पे। 1992 में पहली बार हमारे देश ने सार्क वीजा दिया, वो आके चले गए, आसान काम कर दिया था। अब उनको वीजा बंद, नहीं देंगे वीजा। लेकिन सार्क वीजा बंद हमने और देशों के लिए नहीं किया। अन्य देश में नेपाल भी है, भूटान भी है, सबको, ये उनके लिए हमने बंद नहीं किया। हमने बंद किसके लिए किया? ओनली पाकिस्तान के लिए। और ये वीजा जो यहाँ पे आए हुए हैं, बोल दिया 1 मई तक तुम्हारा वीजा है, 1 मई से पहले भारत छोड़ के भाग, उनको जेल में डाल देंगे। अगर जो सार्क वीजा के बाद वापस नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? जेल में जाएगा। और उससे बड़ा खतरनाक काम क्या किया आप समझिएगा। एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर मतलब राजनयिक। हमारे देश का कोई व्यक्ति अमेरिका में रहेगा, उसको एक दूतावास मिलेगा, वो उसको संभालेगा और अमेरिका से रिलेशन निभाएगा। उसी प्रकार से हमारा एक व्यक्ति ब्रिटेन में रहेगा, हमारा व्यक्ति श्रीलंका में रहेगा, हमारा व्यक्ति अफगानिस्तान से हमारा रिलेशन खत्म है अभी, ठीक है। एक व्यक्ति पाकिस्तान में रहेगा। मतलब अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बात करना है तो कौन करेगा? क्या वहां का राष्ट्रपति उठा के फोन कर देगा यहाँ के प्रधानमंत्री को, हेलो मोदी जी ऐसे ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं होता। दो देशों को जब आपस में बात करना होता है ना, वो बात होता है शुरुआत में 2 कमिश्नर के बीच में। यूपीएससी से जो बच्चा जाते हैं ना, जो बड़े अच्छे रैंक पे आते हैं ना, और बहुत तेज टाइप के होते हैं, उनको भेजा जाता है आईएफएस के जॉब में, फॉरेन सर्विस बोलते हैं उसको। वो यूपीएससी के बच्चे जाते हैं और काफी तेज तरार होते हैं, उस देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अगर वहां उनको कुछ काम है भारत की तरफ से, ये बात करेंगे कि हमारे देश में आपने गोली चलाया, बम चलाया, क्यों चलाया, वो सवाल मांगेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। मतलब हम आपको 500 बोरा चावल गिफ्ट देने वाले हैं,
हम आपके साथ व्यापार करने वाले हैं, वो भी बात कौन करेगा? वही करेंगे उस देश में बैठ करके। अगर भारत को पाकिस्तान से कोई आपत्ति होगी तो भारत किसको आपत्ति दर्ज करेगा? पाकिस्तान का एम्बेसडर दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको बोलेगा देख तो फिर गोली बम चलवाया, अब हम नहीं सहेंगे, तुम्हारे देश के साथ सारा रिश्ता सारा नाता तोड़ रहे हैं, हमारा मीटिंग हो गया, तो जल्दी से खाली करो, भाग यहां से। 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, तू भारत छोड़ दो। और फिर फोन घुमा के बोला अपने राजनयिक को जो पाकिस्तान में है, आप वापस आ जाओ और दूतावास को ताला मार दो, हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। यानी संबंध रखने के लिए हम क्या करते हैं? अपना एक प्रतिनिधि उस देश में रखते हैं, उसी प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं? राजनयिक बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। और जहां पे वो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? दूतावास। उस दूतावास में कौन रहता है? हमारा एक व्यक्ति जो उस देश के मूवमेंट की सारी खबरें, मीटिंग की खबरें, कॉन्फ्रेंस की खबरें हमारे तक पहुंचाएगा, और हम क्या बोलना चाहते हैं उस देश के साथ लीगल रूप से वहां पर रखेंगे। देखिए, लीगल रूप से प्रधानमंत्री आए, माइक में बोल दिए हेलो हेलो पाकिस्तान, ये नहीं होता। हेलो हिंदुस्तान, ये नहीं होता। वो तो भाषणबाजी है। हमें भाषणबाजी नहीं, लीगल प्रोसीजर क्या होगा, लीगल काम क्या होगा? लीगल काम एम्बेसडर करते हैं, आपस में रिलेशन को डेवलप करते हैं। जैसे मान के चलिए आप ही कोई काम कर रहे, मीडिया में जाकर मुंह फाड़ दिए, मैं भारत का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जाओगे? तो बोलना क्या लेगा कोई? इसको नहीं लेगा। या जितनी खबरें छपती है पेपर में मैंने खबर छपवा दिया, आरिफ एक खतरनाक क्रिमिनल है जिसने 2 लड़कों का अपहरण किया, और लड़कों का, लड़की का नहीं। मतलब हमको तुम्हारा चरित्र मालूम है, इसलिए मैंने लड़का बोला, ठीक है? 2 लड़कों का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपया मांगा, आरिफ ने मांगा, और आरिफ ने ऐसा काम ही नहीं किया। तो क्या अदालत उस पेपर का खबर पढ़ के आरिफ को दोषी मान लेगा? नहीं। पेपर में जो खबरें पढ़ते हैं ना, उस खबर के आधार पे हम किसी को दोषी नहीं मानती अदालतें। तो अगर मोदी जी भाषण कुछ दे दिए, उधर से सेना अध्यक्ष कुछ भाषण दे दिया, क्या वो लीगल मूव है? नहीं। लीगल मूव हम कहां से करेंगे? थ्रू एम्बेसडर। अब हमारा रिश्ता खत्म पाकिस्तान से। जो चिट्ठियां लिखते थे ना, लव अफेयर वाला, एम्बेसडर, वो चिट्ठी बंद, अब नहीं लिखा जाएगा। कुछ समय पहले हमने किसके साथ बंद किया था? अफगानिस्तान के साथ। जब तालिबान आया वहां पे हमने बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं होगा। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो बोलते हैं पाकिस्तान से बात करते रहिए, बात कीजिएगा तब तो सुधरेगा। अरे भैया 47 से तो बात करिए रहे, आज तक नहीं सुधरा। कुत्ता का पूंछ कितना भी प्लास्टर कर दो ना, और फिर प्लास्टर काटोगे, कुत्ता का पूंछ ऐसे घूम जाएगा, सीधा होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान तो पूरा का पूरा कुत्ता कंट्री है ही, देखिएगा। तो यहां से पाकिस्तान की खबरें आ रही है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा आप लोग को ओपिनियन लेंगे इस खबर में। नहीं, वहां पे नहीं थी, एक पर्यटन स्थल है, वहां पे नहीं थी सेना, लोग घूम रहा था। समझिएगा, 2019 के बाद 370 हटा, कोरोना के बाद से कश्मीर घाटी बड़ी खूबसूरत हो गई थी, फिर से सैलानी वहां जाने लगे थे, और सैलानी घूम कर आ रहे थे। क्योंकि क्या हुआ, 370 हटने के बाद से कई कंपनियां स्टेब्लिश होनी शुरू हुई, लोगों को रोजगार मिलने लगा। वहां पे रोजगार मिलने से क्या हो रहा ना, कि वो जो मूवमेंट था ना भड़काने का, वो कम हो गया। और जो शासन, जो राज्य चलाता था ना, वो चला गया केंद्र के हाथ में। केंद्र ने बहुत अच्छे से वहां की पॉलिसी लागू कर दी, सेना को भर दिया। छिटपुट घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ी घटनाएं नहीं थी। अचानक बड़ी घटना घटी है, और ये 3 आतंकवादियों का केस जारी किया गया और 20 लाख इनाम रखा गया। आपको मिल जाए तो आप बता दीजिए, 20 लाख आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चेहरा देख लीजिए, कैसा कैसा चेहरा है, खतरनाक टाइप का आतंकवादी लगी रहे। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारी चीजें लिखी गई, आप लोग को दिख रहे हैं? यहाँ पे मैं पास में हूं तो मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है। सिंधु जल को रोका, यहाँ पे क्या है? खेती सिंधु नदी पर ही निर्भर है। पूरे पाकिस्तान का 50% खेती सिंधु नदी पे निर्भर है। अब सोचो क्या होगा अचानक। अच्छा, ये भी सोचिए, अचानक पानी कैसे रोक देगा? प्रधानमंत्री जाकर सो जाएंगे क्या बीच में, पानी रुक जाओ? बड़े बड़े डैम बनेंगे। आज हमने ऐलान किया है, अभी जितना पानी छोड़ रहे थे छोटे छोटे डैम से, उसको और रोक देंगे।
बड़े डैम बना देंगे, अब बड़े डैम बना करके पानी नहीं जाने देंगे, ये काम कर सकते हैं। ये मत सोचना कि प्रधानमंत्री वो सोने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े पावर प्रोजेक्ट भी सिंधु नदी के भरोसे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में अंधेरा छाया रहता है, बिजली कम मिलता है, 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती है, थोड़े से पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के मेहरबानी से। अब भारत जब बिजली पानी बंद कर देगा ना, तो उनके अपने आप पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, बिजली पैदा नहीं होगा। बिजली पैदा नहीं होगा तो पाकिस्तान 8 घंटा लाइट कट रहा था ना, अब 16 घंटा कटेगा। हमारे यहाँ 1 घंटा गर्मी में लाइट कटता है, शाम के टाइम में, रात के टाइम में, तो कैसा लगता है? लगता है जो काटा ना हम उसको क्यों ना काट दें, गुस्सा आता ना ऐसे ऊपर। तो बहुत तरह की घटनाएं होती है, देखिएगा थोड़ा सा जी। बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़े ना प्रियम्बल, भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन को ले सकता है, क्योंकि भारत एक सॉवरेन राष्ट्र है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो भारत ने ही डिसीजन लिया था ना कि हम ट्रीटी कर रहे हैं आपके साथ, भारत ने ट्रीटी तोड़ दिया। कौन क्या कर लेगा भारत का? आपका किसी के साथ मित्रता है, आपने मित्रता किया आरिफ के साथ, अली वर्सेज आरिफ, वर्सेज नहीं, मित्र हैं दोनों। थोड़ा सा रुक जाइए, बैठाइएगा। अली वर्सेज आरिफ, अगर दोनों ने मित्रता किया और मित्रता किसी कारण टूट गया आप लोग का, इन्होंने बोला कि मैं मित्र नहीं रहूंगा उसका, वो क्या है? वो चरित्रहीन व्यक्ति है, मान के चलिए। अली ने बोला आरिफ चरित्रहीन व्यक्ति है, हम मुझे उसके साथ मित्रता नहीं करना। क्या आरिफ उसके साथ जबरदस्ती दोस्ती रख सकता है? पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल नहीं है। तो आरिफ भी दोस्ती नहीं रखेगा, बात खत्म हो गया। विश्व बैंक एक मीडिएटर था, अब मैं आप लोग दोनों का मीडिएटर हूं, दोनों को दोस्ती करा दिया। अब वो चरित्रहीन व्यक्ति आप नहीं रखना चाहते, हम क्या करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं? आप हैं तो जाएगा जाएगा जाएगा। हम ट्रीटी करके रखे हैं कि तुमको हम पानी दे रहे हैं, तुमको पानी प्यास बुझा रहे हैं, और तुम मेरा खून निकालेगा, तुम मेरा खून बहाएगा? हाँ बताओ, तुम दोनों दोस्ती करके रखा है, तिजोरी दिखा दिया अपना, तुम पैसा निकाल लेगा? समझो। अब बताइए, थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट है, थोड़ा सा इस प्रकार के हमले होने चाहिए? और भारत ने जो डिसीजन लिया सही है गलत है? बिल्कुल सही डिसीजन है। तो यहाँ पे जो हमने 3-4 डिसीजन लिखे थे, उसमें से 1-2 हमने बात नहीं किया, उस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, दूतावास मैंने बता दिया। एक है सारे पाकिस्तानियों को वीजा रद्द, जितने भी वीजा मिला है सब रद्द कर दिया गया। अब पूछेगा वीजा क्या होता है? चलो आरिफ, वीजा क्या होता बता दो, वीजा क्या है? चलिए समझिएगा, अगर हम लोग तो इंडियन है, हम लोग क्या है? हम लोग इंडियन है, और हम लोग को सुन लीजिए इधर थोड़ा सा, हम लोग इंडियन है और हम लोग को कोई देश जाना है, चलिए हम लोग को पाकिस्तान ही जाना है, हम लोग को पाकिस्तान ही जाना घूमने के लिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान जाने के लिए हमें अपना एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है ना, पासपोर्ट एक आइडेंटिटी पेपर है। आप जिस देश में रहते हो, तो हम भारत में है तो हमारा भारत का पासपोर्ट बनेगा। और पासपोर्ट क्या होता है ना, पासपोर्ट छोटा डायरी देखे है ना, एक छोटा डायरी जैसा रहेगा जिसमें कई पन्ने होते हैं। जैसे हमारे पास पासपोर्ट है, मैंने अपना पासपोर्ट बना रखा, उसमें क्या है कि छोटे छोटे पन्ने हैं डायरी जैसे, और उसको खोल के जब देखोगे तो खाली खाली जगह कुछ लिखा हुआ है। और आपको पाकिस्तान जाना है तो आपने पासपोर्ट क्या किया, पाकिस्तान का यहाँ पे दूतावास था ना, यानी एम्बेसी था यहाँ पे, दूतावास। तो आपने अप्लाई कहाँ किया पाकिस्तान जाने के लिए? आपने अपने पासपोर्ट को अप्लाई क्या किया दूतावास में। अब पाकिस्तान का मन होगा तो आपको क्या देगा? वीजा। वीजा का मतलब है पाकिस्तान जाने का प्रवेश पत्र, और एक मुहर होता है, वो मुहर आपके पासपोर्ट के एक पन्ने पे मार देगा, उसमें डेट रहेगा इतना से इतना तारीख तक। इस प्रकार का वीजा आपको दिया गया। वीजा मतलब होता है पर्यटन वीजा, एक होता है काम का वीजा। अब जिस तरह से सऊदीया जाते हैं ना लोग यहाँ पे काम करने,
अगर यहाँ पे सऊदीया रख लो तो मिला कि वर्क वीजा है। कौन सा वीजा है? वर्क वीजा। तो दूतावास में अप्लाई किया, दूतावास ने देखा ये व्यक्ति सही है, इसको ये सब काम आता है, यहाँ से कंपनी से ऑफर आया हुआ है, चलो इसको वीजा दे दिए। और जैसी वीजा मिला ये आदमी अपना जिस माध्यम से जाना चाहे जा सकता है, और जाकर वहां पे जॉब करेगा, पैसे भेजे इसको। जी, एक ही पासपोर्ट से अलग अलग देश जा सकते हैं या एक ही पासपोर्ट से सारे देश जा सकते हैं दुनिया के, अलग से नहीं बनता। पासपोर्ट भारत का आइडेंटिटी है आपका। जैसे आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एक काम करता है आधार कार्ड, दूसरे देश में आधार कार्ड नहीं मांगेगा कि आधार कार्ड दो। हमारे देश में आधार कार्ड में तो ऐश्वर्या राय की जगह ऐश्वर्या राय का फोटो लग जाता है किसी किसी में, कहीं कहीं कुत्ता का आधार कार्ड बन गया। क्या कीजिएगा? हमारा देश महान देश है, ऐसे आतंकवादी हमला नहीं होता, बहुत महान है। देखिएगा, समझिएगा पासपोर्ट को फिर से। चलो ये भारत है, भारत ने आपको क्या बना के दिया? पासपोर्ट। अब वीजा भारत नहीं देगा, जिस देश में जाना उस देश से आपको वीजा लेना पड़ेगा। चलो कौन सा देश जाना आपको बताइए? पाकिस्तान? कौन सा देश जाना है? अफगानिस्तान? वहां और बम फटता बड़ा बड़ा। हमारा एक मित्र है अफगानिस्तान के, मिले हैं ना, आए थे यहाँ पे, अफगानिस्तानी है और बात पश्तूनी बोलते, पश्तूनी। मस्त है, मस्त व्यक्ति है वो। नवाब साहब बोलते हैं उनको, खान साहब बोलते हैं, पश्तूनी बोलते हैं। वो बताते हैं कहानी कि वहां पे जैसे हरकत मैं यहां करता हूं वहां करूं तो मुझे सूली पे टांग देगा। वो खुद बताते हैं। वहां पे आप महिलाओं का अनादर नहीं कर सकते, इतने कड़े कानून है ना कि बीच राह पे गोली मार दिया जाएगा महिलाओं के साथ। कोई महिला वहां पे ऐसे घूम नहीं सकती, खाली फेस दिखा के घूम लिए ना तो उड़ा देगा। इतना कड़ा कानून है अफगानिस्तान का। वो बताते हैं पूरा का पूरा। तो अफगानिस्तान भेजूं? कहाँ भेजूं? चलिए अफगानिस्तान भेज रहा हूं इनको जाना है अफगानिस्तान। चलो भारत से तो पासपोर्ट तो बन गया, भारत सरकार ने बना दिया। 3000, 2000, 1000 रुपये खर्च हुआ, पासपोर्ट बन गया। अब अफगानिस्तान जाने के लिए अगर अफगानिस्तान की कोई एम्बेसी होगी, इस एम्बेसी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो अभी एम्बेसी तो है नहीं, तो जहां से इसका काम हो रहा होगा कोई ऑफिस होगा, उस ऑफिस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं अफगानिस्तान जाना चाहती हूँ, मैं 5 दिन का हमको वीजा दे दो। अगर पास हो गया तो 5 दिन के लिए आप जाओ और 5 दिन के अंदर वापस आ जाओ, ना तो पकड़ के रख लेगा, फिर जेल में डाल देगा, नहीं तो बांध के भेजेगा हाथ पैर। डिपोर्ट होता है ना, डिपोर्ट करता है। कई लोग आ जाते हैं वापस ही नहीं जाते हैं, डिपोर्ट किया जाता है बांध करके। तो लोग कहाँ से नहीं वापस आते? अमेरिका से नहीं आते, ब्रिटेन से। अफगानिस्तान से तो बोलेगा जल्दी भाग, पाकिस्तान से बोलेगा जल्दी भाग, नहीं भागोगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जेल में सड़ोगे। अब पाकिस्तानी को तो चाहिए कोई इंडियन को पकड़ ले, मैं इंडियन बोल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं बोल रहा हूँ, किसी इंडियन को पकड़ ले। अब बोलेंगे देखो जासूस आया था, आरिफ पकड़ा गया था पाकिस्तान मुन्नी को छोड़ने गया, पकड़ा गया आरिफ। अब आरिफ को क्या बोल दिया? रॉ का एजेंट है। और रॉ का एजेंट बन के यूएनओ में दिखा दिया कि भारत मेरा जासूसी करता है। जासूसी लीगल नहीं है, खुफियागिरी लीगल नहीं है, इलीगल है। और खुफियागिरी के आधार पे देश को यूएनओ में खड़ा किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है मर जाना लेकिन पकड़ाना मत, मर जाना लेकिन पकड़ाना मत। रॉ में ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं। सोच लो किसको जाना है। वीजा समझ में आया वीजा क्या होता है? तो पाकिस्तान को जितने वीजा भारत ने दिया था, चाहे किसी का वीजा हो, सारे वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए जा रहे हैं। इतना तारीख तक आप देश छोड़ दो, यानी भारत में पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं होना चाहिए। बताओ इतना बड़ा घटना, 26 लोग मरा। 26 लोग के बदले जो अभी कैबिनेट ने जो फैसला लिया सो लिया। अभी सेना का मूवमेंट क्या होगा तो पता नहीं। जब तक देश, कोई भी राष्ट्र, देश या राष्ट्र जब तक ताकत नहीं दिखाएगा ना, तो गिद्दड़ जैसे लोग उस देश पे बार बार नोचने का प्रयास करेंगे। और उसी नोचने के प्रयास में ऐसे 26 बेकसूर लोग बार बार मारे जाएंगे। तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूरी है। फिर से मैं तो चाहता हूं कि हमला कर दे पाकिस्तान को, जरूरत है एक बार। और वहां के आर्मी ऑफिसर को उठा कर लाए यहाँ पे, अब बीच रास्ता पे उसको टांग के कोड़े मारे। उतना ताकतवर थोड़े पाकिस्तान। अरे धमकी देता है परमाणु बम, मारो नहीं एक, हम तो 2-3 मारेंगे तुम खत्म हो जाएगा।
पूरा पाकिस्तान साफ, लेकिन जनता को साफ नहीं करना है, जनता को साफ नहीं करना है। वहां भी लोग भुक्तभोगी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कई ऐसे प्रांत हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पाकिस्तान से अलग होने का। जो आप पीओके देख रहे हैं ना, जहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो लोग चाहते हैं अलग देश बन जाए। बलूचिस्तान देख रहे हैं ना, वो चाहते हैं अलग देश बन जाए। इतना बेरोजगारी है, इतना गरीबी है, इतना हालत खराब है पाकिस्तान का, फिर भी वो मान नहीं रहा बम फोड़ने से। ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए? और इतिहास गवाह है कि जब किसी राष्ट्र ने, किसी देश ने शस्त्र डाला है, उसका पतन निश्चित है। चंद्रगुप्त मौर्य इतना मजबूत शासक था, उसका बेटा बिंदुसार इतना मजबूत शासक था, अशोक बहुत मजबूत शासक था। अशोक ने जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्र को बौद्ध धर्म ज्वाइन करके रखा, उस उस मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो शासक को कैसा होना चाहिए? ताकतवर डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। याद है 90s के दशक में क्या हो रहा था? हो सकता है 1990 के दशक में जो हम बात कर रहे हैं, हमारी पैदाइश 1990 के दशक की, इसमें हो सकता है कई लोग 1990 के दशक के बाद की पैदाइश हो। तो जब हम लोग छोटे थे तो बार बार सुनते थे कि आज पाकिस्तान ने बम फोड़ा, आज कश्मीर में इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए। 2008-10 तक देखिए ना कितने बम फूटे। ताज होटल में घुस करके भारतीयों को, विदेशियों को, सबको मारा। फर्क नहीं किया कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबको मारा। आम राह में चलते लोगों का बम फटता था। ट्रेन में सफर कर रहे हो, लोकल में सफर कर रहे हो, अचानक बम फट गया, पूरा बोगी ही मर गया। एक मूवी दिखाया था अ वेंसडे, अनुपम खेर, उस मूवी में दिखाया था उसने क्यों बदला लिया। नसरुद्दीन शाह, शानदार मूवी बनाया था। वो जिस व्यक्ति से डेली मिलता था, वो व्यक्ति, वो एक उसका ट्रेन छूट गया, वो व्यक्ति मर गया। मैं दिल्ली में घूम रहा था एक दिन, दिल्ली में 3-4 जगह खूब बम फटे। मैं उस समय घूम रहा था दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर और कनॉट प्लेस के पास बम फटा। मैं घूमता तो मैं पार हो जाता कनॉट प्लेस से, आज पढ़ाते हुए नजर नहीं आता। उस दिन मैं अक्षरधाम मंदिर में था। तो यही होता है कि आपकी अगर किस्मत थोड़ी सी भी खराब हो ना, आप उस प्लेस में पाए जाओगे जहां पे गोली या बम चल रहे हैं। लेकिन गोली बम चल क्यों रहे? भारत शांति प्रिय देश है, किसी को डिस्टर्ब कर रहा? नहीं कर रहा। तो भारत जैसे देश में गोली बम चलाओगे तो भारत ने तो डिसीजन ले लिया, अब पानी पानी को तरसेगा पाकिस्तान, पानी पानी को तरसेगा। सबसे अच्छा रास्ता है उसका रोजी रोटी बंद कर दो। जनता सवाल करेगी, पाकिस्तान की आवाम सवाल करेगी अपने सरकार से कि हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा। जनता सवाल करेगी कि हमें रोटी क्यों नहीं मिल रहा। जनता सवाल करेगी कि जो हम पहले जी रहे थे ठीक से, अब हम क्यों नहीं जी पा रहे, हम अपने बच्चों को पोषण क्यों नहीं कर पा रहे। तब वहां की सरकार, तब वहां की मिलिट्री जवाब देगी कि हमने वहां बम फोड़ा, हमने वहां के लोगों को गोली मारा, उन्होंने पानी बंद कर दिया, बड़ा खराब देश है। तो जनता बोलेगी खराब तुम है कि हम हैं? खराब तुम है कि वो लोग हैं? जनता को भी समझ में आ जाएगा जब मेरा पानी बंद हुआ है, हमने किसी का खून बहाया था। तो बहुत पहले से कहा जा रहा है, 1960 से बोला जा रहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर खून बहा तो पानी को बंद होना पड़ेगा, और पानी बहेगा तो खून को बंद होना पड़ेगा। यही है सिंधु जल समझौता। पानी बंद कर दो, खून बंद हो जाएगा। अब पाकिस्तान गारंटी दे कि हम आतंकवाद नहीं करेंगे, हम भारत को परेशान नहीं करेंगे, एक भी बम नहीं फोड़ेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको क्या करना है, सिंधु जल समझौते को पानी देना है कि नहीं देना। लेकिन वो लिखित दे, एक भी बम फूटा, मेरा ही आदमी क्यों नहीं फोड़ा, तू दोषी होगा। तो तुमको कोशिश करना है कि मेरा भी आदमी ना फोड़े बम यहां, बस। तो तुम टंगाएगा, होता है ना कि मेरा भी आदमी फोड़ दे तो तुम फंसेगा। बस पाकिस्तान को ऐसे ही समझा सकता। वो बोलते हैं ना, एक कहावत नहीं है, जो बात से नहीं मानते क्या से मानते हैं, लात से मानते। तो पाकिस्तान कौन सा देश है? लात से मानने वाला। ये सारी चीजें हैं, इसको घर में अच्छा से देख लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। मैंने एक टॉपिक को बता दिया क्योंकि कल घटना घटी है
और कल की घटना जानना बहुत जरूरी है। आराम से पेपर को पढ़िए, बहुत कुछ दिया हुआ है। सीसीएस बोलते हैं इस बैठक को। बैठक को क्या बोलते हैं? सीसीएस, कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी थी सीसीएस ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी सुरक्षा समिति। ये बैठी और बैठ करके सारा चीज बात हुआ, सारा चीज फाइनल हुआ। अब ये लोग भी लिखना शुरू कर दिया, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, ये तरस जाएगा पाकिस्तान। सही बात। अभी सिर्फ ये काम करो, दामोदर नदी का रास्ता बंद कर दो, और दामोदर से जितनी नदियां धनबाद आती है सबको रास्ता बंद कर दो। अब देखो धनबाद में पानी कैसे मिलता है आपको पीने के लिए। आपसे मैं पूछूंगा पानी कहां से पीते हो? तो घर में सर जग से पीते हैं, गिलास से पीते हैं, यही बोलोगे ना। वेदिका पानी कहां से पीती हो? घर में जग से, सर मुंह से। अरे पानी आता कहां से है? दामोदर नदी से। अगर दामोदर नदी का रास्ता उधर ही रोक दिया जाए, दामोदर नदी पर डैम बना दिया जाए, पानी नहीं आएगा, सप्लाई कहां से आएगा? सप्लाई नहीं आएगा तो अब तक पहुंचेगा कहां से? वही हाल होगा, सिंधु नदी को रोक दो, सातों को, पाकिस्तान जाएगा नहीं तो पानी कहां से पिएगा? सोचो, वो जो सिंचाई वाला एरिया है ना, अगर छोड़ दो ना 50-100 साल तो रेगिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान का वो भाग क्या बन जाएगा? रेगिस्तान बन जाएगा। 50-60 साल छोड़ दो, बर्बाद हो जाएगा। आज पाकिस्तान में खेती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खेती है, बहुत अच्छा खेती होता है इन नदियों के कारण। तो भारत का प्रधानमंत्री बड़ा समझदार व्यक्ति था, उस समय दे दिया। और ये उल्टा खोपड़ी वाला प्रधानमंत्री है। हर समय एक जैसा व्यक्ति नहीं रहता भारत में, कोई समझदार आएगा, कोई उल्टा खोपड़ी वाला आएगा। उल्टा खोपड़ी वाला बैठेगा तो इसको तो नाम कमाना है, और नाम कमाना तो नाम कैसे कमाएंगे? ऐसा काम करो जो दूसर का नहीं किया था। ये दोनों अभी बोल नहीं सकते, कैमरा नहीं तो मैं तो बहुत बोलता हूँ दोनों के बारे में, प्यारा प्यारा बात बोलता हूँ। अभी नहीं बोल सकता, कैमरा पे नहीं बोलूंगा ना, वो जो बोलता हूँ बाद में बोल लूंगा कि क्या बोलता हूँ दोनों के बारे में। बहुत अच्छे इंसान है दोनों, यही बात बोलता हूँ हमेशा, बहुत अच्छे इंसान है। देश को बहुत अच्छे से चला रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और कौन? अमित शाह, गृह मंत्री जी।